एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा ईवीएस का ये मैराथन सेशन रहेगा आपका 1 घंटे का। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जितने भी एग्ज़ाम में सीरीट में आते हैं सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है, और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। ये आपका मैराथन सेशन रहेगा जिसमें आप ये सिर्फ 2 वीडियो का रहेगा। 2 घंटे में आपका ये पूरा ईवीएस ख़त्म हो जाएगा। और इसको अगर आप देख लेते हैं ना तो ईवीएस में आपका 30 में से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि और कहीं से कुछ नहीं आता है। मैंने पूरा 3rd स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, 4th की एनसीईआरटी और 5th की एनसीईआरटी मैंने पूरा पढ़ लिया है, और कितना एक्सप्लेनेशन भी मैंने पूरा एनसीईआरटी का किया हुआ है। अगर आप पूरा एनसीईआरटी की स्टोरी के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है तो आप ये वाला वीडियो पढ़ सकते हैं। मेरी अगर बात माने तो आपको ये वाला वीडियो ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ है। तो यही वाला आपको फोकस करना है। ओके, जिसको पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, पूरा एनसीईआरटी का बुक का चाहिए डिटो पे वर्ड टू वर्ड, तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा ईवीएस की प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और ये 2 मैराथन सेशन होगा इसका ईवीएस का, और इसके बाद हमारा ईवीएस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मैंने ईवीएस का पूरा पीवाईक्यू भी सॉल्व किया हुआ है। 2021 का सारा पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है। अब हम 2022 का स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बाम्बू रोप ब्रिज। देखो, बाम्बू जो है ना, बाम्बू के घर भी कहाँ इस्तेमाल होते हैं? असम में होते हैं। बाम्बू के मतलब जो बांस का बाम्बू होता है वो भी, उसके ब्रिज भी कहाँ यूज़ होते हैं? असम में ही यूज़ होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बाम्बू जो है उसके घर भी असम में यूज़ होते हैं, और उसका ब्रिज भी असम में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर ट्रॉली की बात की जाए तो ट्रॉली जो है, यहाँ पे पूरी एक स्टोरी दी गई है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे एनसीईआरटी के बुक के सेशन के टाइम पे। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और देखिए, ट्रॉली जो है कहाँ पे यूज़ होती है? लद्दाख में यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो उन पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे एक बॉक्स की हेल्प से, बॉक्स को रस्सी पे बांध के एक ट्रॉली बनाई जाती है, और उसी में बच्चे जो है अपने रास्ते को क्रॉस करते हैं। तो लद्दाख में ये ट्रॉली इस्तेमाल होती है। ओके, सीमेंट के ब्रिज कहाँ यूज़ होते हैं? ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे ही। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। सीमेंट के जो ब्रिज होते हैं वो नॉर्मल एरियाज़ में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, वल्लम क्या है? ये क्वेश्चन 50 बार, लाखों बार आ चुका है। वल्लम क्या है? तो वल्लम जो है ना, एक प्रकार की लकड़ी की बोट है, एक लकड़ी की नाव है जो कि केरला में इस्तेमाल की जाती है, और उसे ही वल्लम कहा जाता है। ओके, तो वल्लम क्या है? वल्लम जो है एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो कि केरला में इस्तेमाल किया जाता है। कैमल कार्ट, जैसे कि आपको पता ही है कि कैमल जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही पाया जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि कैमल कार्ट भी सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होगा? राजस्थान में ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहाँ डेजर्ट वाला एरिया होता है, तो लोग डेजर्ट वाले एरिया में ही रहते हैं। तो जो कैमल है वहाँ पे इजीली सरवाइव कर लेता है। नेक्स्ट वन इज़ बुलक कार्ट। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी जो होती है। तो बैलगाड़ी जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है? विलेजेस एंड प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया कौन से? ये यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे प्लेन एरियाज़ है। और इसके विलेज वाले एरियाज़ में आज भी आपको बैलगाड़ी देखने को मिल जाएंगे। आपने वो पिक्चर देखा ही होगा ना, नदिया के पार कवन दिशा में लेके चलाए बटोहिया, उसमें भी वो लोग बैलगाड़ी से ही गाँव आते हैं। ओके, इसके बाद पथरीला रास्ता और
पत्थरों का बना हुआ रास्ता, अनइवन रास्ता, टूटा फूटा हुआ रास्ता कहाँ पाया जाता है? तो ऐसा रास्ता होता है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड तो पूरा पहाड़ों पे ही बसा हुआ है ना, तो पहाड़ों के बीच का रास्ता कैसा होगा? ऐसा ही होगा, राइट। तो ये हो गया रास्तों के बारे में, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है क्रॉस करने के लिए। अब हम आते हैं बर्ड्स के टॉपिक के ऊपर। जो बर्ड्स टॉपिक है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए कि हमेशा आपको ये टॉपिक देखने को मिलता ही है। सीटेट में जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, हर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में बर्ड्स के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो आपको बर्ड्स का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। जैसे मतलब कि हमारी ये दो आँखें हैं ना, और ये कान है, राइट, ये इंसान का है ना। पर जो बर्ड्स होती है ना, उनका क्या होता है, जहाँ पे हमारी कान है वहाँ पे उनकी आँखें होती है। तो सोचिए, जहाँ पे हमारे कान हैं वहाँ पे जब उनकी आँखें होगी तो वो कैसे देखेंगी? वो एक टाइम पे दो चीज़ों पर फोकस कर लेंगी, राइट। अगर आप खुद इमेजिन करो कि जहाँ पे आपके कान है वहाँ पे आपके आँख रहेगी, तो क्या आप एक टाइम पे एक चीज़ को देख पाओगे? यस, आप एक टाइम पे एक चीज़ को देख पाओगे, पर आपके अंदर ये भी खूबी रहेगी कि आप एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों को भी देख पाओगे। ओके, When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब उनकी दोनों आँखें सामने की तरफ देख रही हैं, सामने की तरफ देख रही है, मतलब कि ये किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही है? फोकस कर रही है। ओके, इन द मोस्ट ऑफ द बर्ड्स eyes are fixed and cannot move. That's why birds have to turn their head to see around. अब देखिए, उनके कान देखिए, ये तो हो गया, ये फेस हो गया, इधर आँखें हो गई। तो आँखों में क्या होता है कि जो बर्ड्स होती है ना, उनकी जो पुतलियाँ होती है वो घूमती नहीं, जैसे हमारी घूमती है ना, हम यहाँ वहाँ घुमाते हैं, यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं, बट उनकी घूमती नहीं है। तो जिसकी वजह से उनको बार बार अपना सर घुमाना पड़ता है। आपने देखा होगा, चिड़िया जो है हमेशा अपनी मुंडी यहाँ वहाँ हिलाती रहती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जो उनकी पुतलियाँ हैं, पुतली मतलब जो हमारा अंदर ब्लैक कलर है, फिर वाइट कलर है ना, वही जो पुतलियाँ है ना, उनकी ऐसे ऐसे हिलती नहीं है, वो फिक्स्ड रहती है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार अपनी मुंडी को घुमाना पड़ता है। ओके, अब देखिए, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वॉल्चर्स, ये जो तीन जो बर्ड्स है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीटेट में आता ही है कि कौन से ऐसी तीन बर्ड्स के नाम हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छे से देख पाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो काइट्स हैं, ईगल्स हैं, तो वॉल्चर्स हैं ना, ये जो 3 बर्ड्स हैं वो इंसानों के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा अच्छे से देखती हैं। कितना गुना? 4 गुना। जो चीज़ हम 1 किलोमीटर से हम ना अगर यहाँ पे खड़े हैं तो हमें 1 किलोमीटर तक का ही दिखाई देगा, बट वही डिस्टेंस पे अगर वो काइट, ईगल एंड वॉल्चर खड़ा है, उसको वही चीज़ 4 किलोमीटर तक दिखाई देगी। हम सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही देख पाते हैं, बट जो बर्ड्स हैं, काइट्स, ईगल और वॉल्चर है, वो 4 किलोमीटर तक देख सकती हैं। इतनी ज़्यादा शार्प उनका आँखें होती हैं। और जो टाइगर होता है वो इंसान के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख पाता है। 6 गुना ज़्यादा, सोचो कितना ज़्यादा। हम सिर्फ अगर 2 किलोमीटर तक देख पाते हैं, तो जो शेर है वो 18 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक देख पाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters. We can see from a distance of 2 meters. तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो चीज़ हम 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं, जो इंसान है ना वो 2 किलोमीटर तक देख सकता है, तो वहीं पे जो बर्ड्स हैं, काइट है, ईगल है, वॉल्चर है ना, वो 8 किलोमीटर तक देख सकते हैं, मतलब इंसान के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन. इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स. तो जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको सब सारे कलर्स नहीं दिखाई देते हैं,
कुछ कुछ कलर्स ही उनको दिखाई देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में जगते हैं उन्हें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, पर जो जानवर रात के समय में जगते हैं उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। जैसे कि उल्लू, ओके, चमगादड़, रात में वो लोग जगते हैं तो उन्हें पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर, ये हो गया आउल, ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि रात को जगता है इसलिए उसको ब्लैक एंड वाइट दिखता है। अगर दिन में जो जानवर जगते हैं उनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट में बहुत बार पूछा गया है उल्लू को लेकर क्वेश्चन। नेक्स्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशन, सच एज फॉर डेंजर और हैप्पीनेस, लंगूर, टाइगर और लैपर। तो जो बर्ड्स हैं ना और जो एनिमल्स हैं उनको हर एक सिचुएशन का डिफरेंट साउंड होता है। अगर वो डेंजर में है तो अलग साउंड निकालेंगे, खुश है तो अलग साउंड निकालेंगे, अगर दुखी है तो अलग साउंड निकालेंगे, और अगर अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं अपने पास तो वो अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे कि लंगूर, टाइगर एंड लेपर्ड। ओके, some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जब अर्थक्वेक आने वाला होता है या तूफ़ान आने वाला होता है ना, तो उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है, तो वो एनिमल्स जो है ना अलग टाइप का ही बिहेव करने लग जाते हैं। ओके, तो ऐसा कहाँ पे हुआ था? अंडमान एंड निकोबार में हुआ था 2004 में, जब वहाँ पे सुनामी आई थी। तो वहाँ के कुछ आदिवासी लोगों को जानवर का बिहेवियर देख के समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ दुर्घटना होने वाली है। ओके, पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो डेंजर। ओके, तो जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है जानवरों के बिहेवियर से कि यहाँ पे कुछ डेंजरस चीज़ होने वाली है। अ बर्ड्स हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, दे हेल्प देम टू हियर। जो बर्ड्स होते हैं ना, ओके, तो उनकी जो आँखें होती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो हेड के आसपास में ही होती है, राइट। और जो होल्स होते हैं ना, मतलब जहाँ पे जो कान होते हैं ना उनके, तो वो होल्स होते हैं। जैसे हमारे कान होते हैं ना, वैसे उनके कान नहीं होते हैं, उनके कान में से भी एक छेद होता है। ओके, और वो छेद भी ना फेदर से ढका होता है। ओके, वो छेद भी ना फेदर से ढका होता है, और वही छेद उनको सुनने में मदद करता है। ओके, क्योंकि आपने बर्ड्स लोग को देखा होगा तो उनके पास ऐसे इंसानों की तरह कान नहीं होते हैं, राइट। इंसानों की तरह बड़ी बड़ी आँखें ज़रूर होती है पर कान नहीं होते हैं। 2 छेद होता है और वो छेद भी उनके पंखों में छुपा होता है, वो दिखता नहीं है। ओके, और वही छेद उनको सुनने में मदद करता है। अगर हम लिजर्ड की बात करें, छिपकली को सबने देखा ही है ना, तो छिपकली के भी सेम काइंड्स ऑफ ईयर्स होते हैं। उनके भी ऐसे कान नहीं होते हैं, छेद वाले कान होते हैं जो कि बहुत छोटे से होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, और वही उनके कान होते हैं और वही उनको सुनने में मदद भी करते हैं। ओके, क्रोकोडाइल की बात करें, सोचो क्रोकोडाइल तो कितना बड़ा होता है, राइट, पर उनके बॉडी में भी 2 छेद आपको देखने को मिलेंगे और वही छेद उनको सुनने में मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़, जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पे जो डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं ना, वो किसकी वजह से बने होते हैं? उनके हेयर की वजह से, उनके बालों की वजह से। जैसे कि आपने ज़ेब्रा को देखा होगा ना, ज़ेब्रा देखा है तो ब्लैक एंड वाइट वहाँ पे स्ट्रिप्स होती है ज़ेब्रा में, राइट, ब्लैक वाइट ऐसा होता है ना। तो ये किसके वजह से होता है? ये इसके बाल होते हैं। एनिमल्स के क्या होते हैं? बाल होते हैं। वही एनिमल्स के बाल जो होते हैं उनके बॉडी पर डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे कि जिराफ हो गया, राइट। ये क्वेश्चन भी 50 बार आया हुआ है कि उनके बॉडी पे जो पैटर्न होता है ये किसके वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बालों की वजह से होता है, ठीक है। एनिमल्स विथ ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी गिव बर्थ
एनिमल्स विथ नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी ले एग्स। अब जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके जो कान उनके बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे कि हम कान उनके देख पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ओके। और ऐसे एनिमल्स जिनके कान हमें नहीं दिखते, जैसे कि मैंने अभी छिपकली के बारे में बताया, मगरमच्छ के बारे में बताया, बर्ड्स के बारे में भी बताया, तो वो जिसके कान हमें नहीं दिखते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे कि मगरमच्छ भी अंडा ही देता है, बर्ड्स भी अंडे ही देते हैं। ओके। छिपकली भी अंडे ही देती है। क्यों? क्योंकि उनका कान हमें नहीं दिखता। ओके। और जो ऐसे एनिमल्स जिनका कान हमें दिखता है, उनका जो कान होता है उनके बॉडी के बाहर होता है, हम इजीली देख पाते हैं, वो लोग बर्थ देते हैं। जैसे कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, क्योंकि हमारा कान जो है वो हमारे बॉडी के बाहर है और वो हमें दिखता है ईज़िली। तो यहाँ पे जो मैंने स्टोरी बताई थी अंडमान निकोबार की, वही स्टोरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट के बारे में पढ़ते हैं अब। एलिफेंट का हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो एलिफेंट के बारे में ऑफ कोर्स आप लोग को याद भी होगा और बहुत बार आपने रिवीजन भी किया होगा, बट एक बार वापस से कर लेते हैं। ओके। तो आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस सीटेट के रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहे। ओके। तो एलिफेंट के बारे में अगर बात की जाए, तो एलिफेंट का जो झुंड होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, तो वो हर्ड का जो हेड होता है वो कौन होता है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। जैसे कि हमारे जो घर है, हर एक घर का जो गार्जियन होता है, जो हेड होता है, वो हमारी दादी होती है, राइट। तो वो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट क्या होती है, उस झुंड की हेड होती है। ओके। और उस झुंड में कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होते हैं। पे मेल की स्पेलिंग गलत हो गई है। कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होते हैं। दे लेफ्ट एज दे टर्न 14 to 15। जब ये 14-15 साल के होते हैं ना, तो क्या करते हैं, अपने झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले ही एंजॉय करते हैं। ओके। जब तक वो बच्चे होते हैं तब तक ही अपने मम्मी पापा के साथ वो मतलब पूरी झुंड में रहते हैं। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, मेल एलिफेंट जैसे ही बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं और वो अकेले ही रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन लाखों बार सीटेट में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि एक एडल्ट एलिफेंट, मतलब एक यंग एलिफेंट, एक जवान एलिफेंट कितना लीव्स, कितने पत्ते वत्ते खाता है। तो 100 kg खाता है, बट एग्ज़ाम में बहुत बार बच्चे 1000 kg पे टिक लगा के आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। 50 बार, कितनी बार आप लोग ने पढ़ा होगा कि 100 kg ही खाता है, बट 1000 kg पर टिक लगा दिया जाता है। तो याद रखें कि जो एडल्ट एलिफेंट है ना, वो 100 kg तक पत्ते वत्ते खाता है। ओके। एलिफेंट जो है ज़्यादा नहीं सोती है, बहुत ही एक्टिव है, भले ही मोटी है होती है बट एक्टिव होती है। 2 से 4 घंटा ही वो सोती है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो एलिफेंट है ना, उन्हें कीचड़ में रहना बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि कीचड़ उनके बॉडी को ठंडक प्रदान करता है, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है तो उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो वो लोग क्या करते हैं, कीचड़ में लोटपोट करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो कीचड़ है उनके बॉडी को, स्किन को ठंडा करता है। ओके। द बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। अब जो बड़े बड़े हाथी के कान होते हैं ना, वो भी कैसे काम करते हैं, फ़ैन की तरह काम करते हैं। दे फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। वो बार बार क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। आपने देखा है, बार बार अपने कानों को हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि कान को हिलाने से हवा जो निकलती है ना, वो हवा उनकी बॉडी को ठंडा प्रदान करती है, ठंडक महसूस करवाती है। ओके। तो जो उनके फैन, जो कान है, वो किसका क्या काम करते हैं, फ़ैन का काम करते हैं, याद रखिएगा। और एक झुंड में कितने फीमेल एलिफेंट्स होते हैं? 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और उनके यंग वंस होते हैं। 10 से 12 ही फीमेल एलिफेंट होंगी और उनके चिल्लू पिल्लू होंगे, उनके बच्चे होंगे। ठीक है। अब सीटेट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। सीटेट में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन हाथी के बारे में गलत है। ओके।
तो ऑप्शन रहेगा कि ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड, देयर इज़ नो मेल एलिफेंट, adult elephant can eat 100 kgs of leaves and twigs. 3 हो गया, elephant sleep for 10 to 12 hours. तो कौन सा गलत हो जाएगा आंसर? 10 to 12 आवर्स, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि 2 से लेकर 4 घंटे तक ही सोती है, इससे ज़्यादा तो हाथी सोती ही नहीं है, राइट। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आप गलत का पता नहीं लगा पाएंगे। अब यह खेजाड़ी विलेज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो खेजाड़ी विलेज है वे क्या है? तो खेजाड़ी एक गांव का नाम है और खेजाड़ी एक ट्री का नाम भी है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि खेजाड़ी सिर्फ विलेज का नाम है, बट ऐसा नहीं है। खेजाड़ी एक विलेज का नाम है, उसके साथ साथ खेजाड़ी एक ट्री का भी नाम है। ओके, तो खेजाड़ी विलेज है कहाँ पर? कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर में है, ठीक है। तो खेजाड़ी एक गांव है जो कि राजस्थान के जोधपुर ज़िले के में एक गांव है। और वहाँ पे क्या करते हैं? प्लेसेस वेयर बिल्ड बाय वुड्स एट दैट टाइम अबाउट 300 ईयर्स अगो। तो 300 साल पहले की ये स्टोरी बताई गई है कि 300 साल पहले वहाँ के जो घर होते थे ना, वो लकड़ियों के बने होते थे। और कौन से लकड़ियों के बने होते थे? ऑफकोर्स खेजाड़ी ट्री के लकड़ियों से उनके घर बने होते थे। और वो लोग ना खेजाड़ी ट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए इस गांव का नाम भी क्या पड़ गया था? खेजाड़ी विलेज। ओके, और वहाँ के जो रहने वाले लोग थे ना, उनको क्या कहा जाता था? बिश्नोई कहा जाता था। क्या बोलते थे? बिश्नोई बोलते थे। ओके, खेजाड़ी ट्री को ग्रो होने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके जो ये जो खेजाड़ी जो ट्री है ना, वो क्या करता है? बीन्स भी प्रोवाइड करता है। ओके, और वो ना इंसेक्ट से इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। मतलब उसकी जो लकड़ी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। और वो हमें खाने के लिए बीन्स भी प्रदान करती है। और उसे राजस्थान में कुछ कहा जाता है जो कि सांगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगरी। अगर आप राजस्थान के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि सांगरी क्या आपने खाई है? मैंने खाई है और मेरी तो बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है, ठीक है। बार्क ऑफ खेजाड़ी ट्री यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। और जो खेजाड़ी ट्री की जो छाल होती है ना, उससे मेडिसिन भी बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। और खेजाड़ी ट्री का जो सांगरी जो बीन्स है ना, उसे सांगरी कहा जाता है। और सांगरी की सब्ज़ी जो है राजस्थान में हर एक शादी में आपको खाने को मिलेगी। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आएगा कि खेजाड़ी विलेज के बारे में कौन सा कथन गलत है। ओके, तो गलत ढूंढना है। सो पीपल ऑफ दिस विलेज इज़ कॉल्ड द बिश्नोई, तो सही है। खेजाड़ी ट्री कैन ग्रो अप इन विदाउट मच वाटर, कम पानी में भी वो अच्छे से ग्रो हो जाता है, ये भी सही है। इट गिव्स बीन्स एंड डिड नॉट अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट्स, ये भी सही है। खेजाड़ी विलेज बार्क ऑफ खेजाड़ी ट्री आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बार्क ऑफ जो खेजाड़ी ट्री का जो छाल है उससे ही तो मेडिसिन बनाया जाता है। तो गलत कथन कभी कभी हमें ढूंढने के लिए आएगा, कभी कभी सही कथन ढूंढने के लिए आएगा। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए अब देखते हैं बोचाचा विलेज की स्टोरी। तो ये जो बोचाचा विलेज है, ये सारी स्टोरीज़ मैं पढ़ चुकी हूँ। एनसीईआरटी की पूरी टेक्स्ट बुक मैंने एकदम घोल के पी लिया है। ओके, तो ये जो बोचाचा विलेज कहाँ पर है भाई? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे एक गांव है बोचाचा विलेज। और ये जो स्टोरी है ना, वो अमृता देवी बिश्नोई की स्टोरी है। अमृता देवी कि किस तरीके से वो अपना कॉलेज को ख़त्म करती है और फिर मधुमक्खी का पालन करती है। जब वो मधुमक्खी का पालन करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि हनी बी के लिए मधुमक्खियों को पालने का समय सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या करती हैं? अंडे देती हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हनी बी हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो कौन से महीने में अंडे देती हैं? तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने, मतलब कि ठंडी के महीने में। ओके, और जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना,
तो एवरी बी हाइव्स हैज़ वन क्वीन दैट लेज एग। तो हर एक हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें एक क्वीन होती है। ओके, एक क्वीन हनी बी होती है और वो क्वीन को ही हक होता है अंडे देने का। बाकी सारी मधुमक्खियाँ सिर्फ काम करेगी, सिर्फ वर्कर बीन रहेंगी, सिर्फ जो क्वीन रहती है ना उसको ही अंडा देने का अधिकार रहता है। उसमें कुछ फ्यू मेल्स भी होते हैं। ये मेल की स्पेलिंग समझिए मैंने गलत क्यों लिख दी है। तो उसमें उस छत्ते पे कुछ मेल हनी बी भी होते हैं, बट वो सिर्फ खाने का काम करते हैं, सिर्फ पड़े रहते हैं छत्ते पे, कुछ काम नहीं करते हैं। ओके, और मोस्ट ऑफ द बीज जो होती हैं इन द हाइव्स आर वर्कर बीज। जो बाकी जितने भी आपको हनी बीज उसमें दिखेंगी सारी वर्कर बीज होती है। उनका काम होता है जाना, फूलों में से रस इकट्ठा करके लेके आना और फिर छत्ते पे डालना। ये होता है वर्कर बी का काम। क्वीन का क्या काम होता है? अंडे देना। मेल क्यों हनी बी का क्या काम होता है? चुपचाप से पड़े रहना। ओके, तो मधुमक्खी का पालन कौन से स्टेट में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो दिया नहीं है। तो बिहार, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, तो बिहार एंड झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी का सबसे अच्छा पालन कौन से पेड़ पे होता है वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जो अमृता है ना वो भी लीची के पेड़ पे ही मधुमक्खी पालना स्टार्ट करती है, क्योंकि मधुमक्खी जो है ना लीची के फूल जो है ना उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। तो मधुमक्खियों को लीची का पेड़ जो होता है ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मधुमक्खी पालन अगर करना है तो आप लीची के पेड़ पे कर सकते हैं। ओके, बट आप लोग को तो टीचर्स बनना है तो आप लोग बिल्कुल ही मत कीजिएगा। मधुमक्खी जो है ना कॉलोनी बना के रहते हैं। मतलब मधुमक्खी जो है ना एक समाज बना के रहते हैं। एक छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है, वो अपने समाज में ही रहती हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और दिया है चींटियों के बारे में। तो जो चींटी होती है ना उसका भी सेम स्टोरी है। जो रानी चींटी होती है वही अंडे देगी, बाकी सारे जो चींटी होते हैं वो वर्क का काम करते हैं, जाते हैं बाहर खाना ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। और दो जो होते हैं ना बिल के दो सिपाही भी होते हैं, सिपाही चींटी भी होती है। ठीक है, और जो चींटी है वो भी समाज में ही रहती है, एक झुंड में ही रहती है, अकेले नहीं रहती है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था सीटेट में कि समाज में रहने वाले कीड़ों के नाम बताना है, तो फिर मधुमक्खी भी हैं और चींटियाँ भी हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी स्टेट के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी उस स्टेट के गांव के बारे में पूछ लेता है, उस गांव के सिटी के बारे में भी पूछ लेगा। ओके, तो जो ये कोझिकोडे है, कोझिकोडे, तो कोझिकोडे कहाँ पर है भाई? तो ये केरला में है। केरला में एक प्लेस है जिसका नाम क्या है? कोझिकोडे। तो आप याद कर सकते हो केरला के से स्टार्ट हुआ है, इसलिए कोझिकोडे एंड केरला। मडगांव कहाँ पर है? मडगांव गोवा में है। ओके, ये भी याद रखिएगा। देयर आर टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। अगर आपको गोवा से केरला जाना है ना, ठीक है, गोवा से केरला जाना है तो कितने सारे ब्रिज क्रॉस करने पड़ेंगे? 2000 ब्रिज क्रॉस करने पड़ेंगे एंड 92 टनल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। सोच लीजिए आप, 92 टनल्स एंड द 2000 ब्रिजेस। और इंडिया का अगर मैं मैप बनाऊँ, ओके, अगर इंडिया का मैप बनाऊँ मैं, तो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र आ गया, यहाँ पे कर्नाटका, इन दोनों के बीच में हमारा गोवा और नीचे केरला। तो आपको सिर्फ कर्नाटका क्रॉस करके केरला तक जाना है ना, तो यहाँ पे आपको 2000 ब्रिज क्रॉस करने पड़ेंगे एंड 92 टनल्स। टनल्स पता है ना आप लोग को, जो पहाड़ों को काट कर बना जाता है, फिर बीच में पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है ये। ठीक है, अगर आपको गुजरात से केरला जाना है तो आपकी ट्रेन कौन से स्टेट को क्रॉस करेगी? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये तो एग्जाम्पल है, बट आपको पूरा मैप पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से आपको यही समझ में आ रहा है कि आपको पूरा का पूरा मैप पढ़ना पड़ेगा। ओके, आपको सारे स्टेट का फोक डांस भी याद करना पड़ेगा,
क्योंकि डांस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ जाते हैं सीटेट में। ओके, तो अगर आपको गुजरात से जाना है केरला, तो गुजरात के बाद आएगा महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ये 3 स्टेट को पार करने के बाद आपका केरला आ जाएगा। ठीक है, कोट्टयम क्या है? तो कोट्टयम इज़ अ टाउन इन इंडिया, स्टेट ऑफ केरला। तो पहले भी क्या था, कोझिकोडे था, तो वो कहाँ पे था? केरला में। वो भी के से शुरू होता है। और कोट्टयम जो है वो भी के से शुरू होता है, वो भी कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, अब यहाँ पे बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज भी एग्ज़ाम्स में आता है। आपको सारे स्टेट के लैंग्वेज भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स तो लैंग्वेज के रिगार्डिंग आ ही जाता है। अब इतना ईजी तो पूछेगा नहीं कि महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कॉमन सेंस की बात है मराठी, तो ऐसे तो नहीं पूछेगा, राइट। तो आपको मतलब थोड़ा सा हार्ड पूछेगा, इसलिए आपको अच्छे से याद करके जाना है सारे स्टेट्स के लैंग्वेज। तो केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है भाई? तो केरला में बोली जाती है मलयालम लैंग्वेज। ओके, कोंकणी जो है, कोंकणी एक लैंग्वेज है, कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो कोंकणी जहाँ तक मुझे याद है ना, वो गोवा में बोली जाती है। ओके, तो अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इधर हमारा महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका, बीच में गोवा। तो कॉमन सेंस की बात है कि बीच में गोवा है, तो महाराष्ट्र के कुछ लोग भी कोंकणी बोलते ही होंगे और कर्नाटका के भी कुछ लोग कोंकणी बोलते ही होंगे, राइट। तो आपको 3 स्टेट इसमें याद करने हैं, गोवा, महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ केरला ऑल्सो, क्योंकि कर्नाटका में बोलेंगे तो फिर केरला के कुछ लोग भी बोलेंगे ही। तो इसे ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। मराठी कहाँ कहाँ बोली जाती है? वापस से अगर इंडिया का मैप हम बनाएं तो इधर हो गया महाराष्ट्र, इधर हो जाएगा हमारा कर्नाटका, इधर हो गया हमारा गोवा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कॉमन सेंस की बात है। अब इसका जो बॉर्डर वाला स्टेट है वो कौन सा है? गोवा, तो गोवा में भी बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली आता है, तो इधर भी मराठी बोली जाती है, मतलब कि गुजरात में भी आधा मराठी बोलते हैं लोग। ओके, अब कभी कभी तो गुजराती प्लस मराठी, पता नहीं एक अलग लैंग्वेज होती है, वो भी बोलते हैं। इसके बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कन्नड़ लैंग्वेज जो है कर्नाटका वाले बोलते हैं, बट नियर बाय स्टेट वाले भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बॉर्डर है ना, तो कुछ लोग तो बॉर्डर वाले तो सेम ही लैंग्वेज बोलेंगे। तो ये अगर महाराष्ट्र हो गया, अच्छे से बनाते हैं, ये अगर हमारा महाराष्ट्र हो गया, ये हमारा कर्नाटका हो गया, बीच में हमारा ये गोवा हो गया, तो कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ बोली जा रही है? कर्नाटका में, राइट। कर्नाटका के इस तरफ क्या है? आंध्र प्रदेश है, नीचे की तरफ तमिलनाडु है। ओके, और ऊपर की तरफ महाराष्ट्र भी है। तो गोवा में भी कुछ लोग बोलते ही होंगे। ओके, बट लिखा नहीं है यहाँ पे आपके क्योंकि जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा नहीं है। पर कन्नड़ लैंग्वेज अगर कर्नाटका में बोली जा रही है तो गोवा में भी बोली जाती होगी, महाराष्ट्र में भी बोली जाती होगी, आंध्र प्रदेश में भी बोली जाती है। ओके, इसके बाद अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा? अगर हम इंडिया का मैप देखें तो आपका मुंबई यहाँ पर है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे राजस्थान है, एमपी के ऊपर ही हमारा यूपी आ जाता है, राइट। तो आपको क्या क्रॉस करना पड़ेगा? महाराष्ट्र। दिल्ली से जाना है ना आपको, दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप पहले जाओगे महाराष्ट्र क्रॉस करोगे, महाराष्ट्र थोड़ा बहुत गुजरात भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, 3 स्टेट आएगा, उसके बाद आपका मुंबई आ जाएगा। ओके, 1400 किलोमीटर इसकी लंबा पड़ेगा आपको। फेरी क्या है? फेरी इज़ अ काइंड ऑफ बोट यूज इन केरला। इससे पहले भी हम लोग ने एक बोट के बारे में पढ़ा था, वल्लम, राइट। क्या आप लोगों को याद है? तो ऐसे याद रखना है। ओके, वल्लम भी एक बोट का नाम है, जो कि लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है, उसे केरला वाले वल्लम बोलते हैं। और फेरी क्या है? फेरी भी इज़ अ वन काइंड ऑफ बोट यूज्ड इन केरला। ओके, ट्रेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, पर कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन ये होता है कि ट्रेन में कौन सी चीज़ें, कौन सी एक चीज़ नहीं होती है। इसमें नहीं के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन के जो टिकट्स होते हैं उसमें क्या क्या दिया होता है। ओके, डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ट्रेन। ट्रेन का नंबर दिया रहता है, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी,
किस दिन को आपको जाना है, आपकी जर्नी किस दिन से स्टार्ट होगी वो लिखा रहता है। बर्थ एंड द कोच नंबर लिखा रहता है कि B1 है, C1 है, A1 है, राइट। कॉस्ट ऑफ द टिकट्स, टिकट्स का प्राइस भी लिखा रहता है और आपको डिस्टेंस भी लिखा रहता है कि आपका डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। ट्रेन का नंबर होता है, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी होता है, कोच नंबर भी होता है, टिकट्स का कॉस्ट होता है एंड डिस्टेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो कर्णम मल्लेश्वरी को आप लोग जानते ही होंगे, इनका मैंने पूरा NCERT सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके भेजा हुआ है, जिसको ये शॉर्ट में अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप जाके पूरा NCERT सॉल्यूशन देख सकते हैं। बट एक बात ये है कि भले ही 4 पेज का स्टोरी वहाँ पे दिया है, इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ के देख लिया है, जितना मेरे पास शॉर्ट नोट है ना उतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें हैं, बाकी सारी स्टोरी ही भरी हुई है। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर हैं। वो आंध्र प्रदेश की हैं। उनके फादर पुलिस में कांस्टेबल थे। ओके, वो एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। पुलिस में क्या है, उनके पापा जो थे ना पुलिस कांस्टेबल थे और उन्होंने 12 साल की एज में ही वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और आज के डेट में वो 130 किलोग्राम तक उठा लेती हैं, वेट लिफ्ट कर लेती हैं। कितना? 130 kg तक का वेट वो लिफ्ट कर लेती हैं। अभी तक के लाइफ में उनको 29 इंटरनेशनल मेडल्स मिले हुए हैं। ओके, वो भी इंटरनेशनल इवेंट्स में। उनकी 4 सिस्टर्स भी हैं और वो भी वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस करती है। ओके, तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो ये आप लोग याद करिएगा और अच्छे से आपको याद करना है। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सी चीज़ जो है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में गलत है। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। वो 130 kg तक का वेट लिफ्ट कर लेती हैं। 12 साल की एज में उन्होंने स्टार्ट किया था। उनके फादर जो थे वो टीचर थे। तो कौन सा गलत होगा? आपको गलत वाला ढूंढना है, नॉट वाला ढूंढना है, नॉट वाला। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर गलत होगा? कि उनके पापा क्या हैं? टीचर हैं। ये गलत होगा। तो इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो कंटेंट है ना उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर को ईजिली पता कर पाओ। अब मधुबनी पेंटिंग जो है उसके बारे में मैंने तो आज ही एक्सप्लेन किया, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है भाई? तो मधुबनी जो पेंटिंग है वो एक प्रकार का फोक आर्ट है, जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मेड आउट ऑफ वेस्ट ऑफ पाउडर। इसमें क्या किया जाता है ना, डिफरेंट आपको ना ड्राइंग देखने को मिलेगी। इसमें ना बहुत सारे पशु के ड्राइंग्स होते हैं, एनिमल्स के ड्राइंग होते हैं, बर्ड्स के ड्राइंग होते हैं, इंसानों के ड्राइंग होते हैं, मछलियों के ड्राइंग होते हैं। ऐसा सारा ड्राइंग वो लोग बनाते हैं। ओके, और कलर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं वो लोग? क्या करेंगे, जो चावल है उसको पीस लेते हैं और उसमें फिर क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स मिक्स करते हैं। जैसे कि अगर लाल कलर चाहिए तो क्या करेंगे, किसी भी फूल का लाल रंग लेके आएंगे, उसको पीस के लाल रंग का इस्तेमाल हो जाएगा। पत्तों से हरा रंग का इस्तेमाल हो जाता है, हल्दी से पीला रंग का इस्तेमाल हो जाता है, जो इंडिगो है नील, उससे नीला कलर का कलर यूज़ हो जाता है। डिफरेंट कलर्स होता है, तो हम नेचुरली यूज़ करते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सीटेट के एग्ज़ाम में कि जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें कौन से चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि एनिमल्स भी होते हैं, ट्रीज़ भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फिश भी होते हैं एंड मैनी अदर्स एनिमल्स भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा मधुबनी के बारे में। और एग्ज़ाम में वापस से मैं आपको यही बोलूँगी कि यही क्वेश्चन आ रहा है, विच इज़ द नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मधुबनी पेंटिंग। तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो कब ढूंढ पाएंगे? जब आपको ये 4-5 पॉइंट उसके बारे में पता होगा। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या आता है, यही वाला आता है
कि कौन से जानवर पाए जाते हैं। ओके, तो अच्छे से लर्न कीजिएगा। फ्लावर्स वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। फ्लावर्स वैली कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। और ये जो फ्लावर्स होती है ना, सिर्फ 1 महीने के लिए ही वहाँ पे खिलती हैं और उसके बाद वापस से वो पूरा मैदान जो है किसी काम का नहीं बचता, जिसे हम लोग फूलों की घाटी कहते हैं। और आपने हमारी अधूरी कहानी उसमें देखा होगा, उस पिक्चर में, राइट। इसके बाद फ्लावर्स लाइक द मारीगोल्ड एंड द जेनिया आर यूज टू डाई क्लोथ्स। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कपड़े को डाई करने के लिए कौन से फूलों का इस्तेमाल होता है। जल्दी बताइए, अगर आपको आंसर आता है तो फ्लावर, कौन से फ्लावर का इस्तेमाल होता है? भगवान को चढ़ाते हैं हम लोग गेंदे का फूल, तो गेंदे का फूल का और जेनिया का इस्तेमाल होता है कपड़ों को डाई करने के लिए। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। किसके लिए फेमस है भाई? इत्र के लिए फेमस है। और वहाँ पे गुलाब जल भी बनता है। ओके, गुलाब जल भी बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आज ही PYQ में हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या था कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से स्टेट का राज्य है? कौन से गलत बोल रही हूँ, कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट है? ओके, चलिए नेक्स्ट जो है बेलवनिका। बेलवनिका जो है एक गांव का नाम है जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में। बेलवनिका क्या है? बेलवनिका एक गांव का नाम है जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में। गांव का नाम भी पूछा जाता है कि कौन से स्टेट का ये गांव है, ठीक है। इसके बाद है नालामाड़ा। नालामाड़ा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओके, तो आप जो ये बेलवनिका है ना, कैसे याद करोगे कि देखो इसमें भी लास्ट में का है और जो कर्नाटका है इसके भी स्पेलिंग में लास्ट में का है, तो ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे? का कर्नाटका के हो जाएंगे। ओके, और ये आंध्र प्रदेश का तो आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये जो होलगुंडी है, होलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटका में है, याद रखिएगा, होलगुंडी कर्नाटका में है। इसके बाद एट्रपुरम टाउन, एट्रपुरम ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। गिजुभाई बढ़ेकाव लिव्ड इन गुजरात। गिजुभाई जो है ना, गुज्जू भाई नाम से समझ में आ रहा है कि जो गिज्जू है तो वो कहाँ के हैं? गुज्जू होंगे, तो गुज्जू कहाँ के होते हैं? गुजरातीज होते हैं। तो जो गिज्जू भाई बढ़ेका है वो गुजरात के हैं और उन्होंने बच्चों के लिए बुक लिखी थी और उनका नाम था, बुक का नाम था दीवा सपना। ओके, क्या नाम था? दीवा सपना। अब यहाँ पे वापस से बर्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, फिर हम लोग वो ख़त्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। चलिए, बर्ड्स, इंडियन रॉबिन, ये भी बहुत बार पूछा गया। ये कभी कभी ना बर्ड्स के बारे में मैचिंग में भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, कि कोयल जो है अंडे कहाँ देती है, इंडियन रॉबिन अंडे कहाँ देता है, ये पता होना चाहिए। तो देखो आज ही हम लोग ने PYQ में सॉल्व किया था 27 दिसंबर के। अगर 27 दिसंबर 2021 का पेपर देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें। आज ही मैंने सॉल्व किया था, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इंडियन रॉबिन जो है ना एक बर्ड है जो कि अंडा कहाँ देती है? रोड के साइड में जो पत्थर पड़े होते हैं, जैसे कि ये रोड है। ओके, रोड के साइड में इधर कुछ पत्थर पड़े हैं, इन पत्थरों के बीच में ये चिड़िया क्या करेगी? अपने अंडे दे देगी। ओके, तो इसका नाम क्या है? इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन अपने अंडे कहाँ देती है? रोड के साइड में जो पत्थरों के बीच में अपने अंडे देती है। कोयल कब अंडा देता है भाई? तो कोयल जो है वो अंडा तो ज़रूर देती है, ओके, बट वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, ये बात पता होनी चाहिए। कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कोयल जो है कभी भी घोंसला नहीं बनाती है, वो हमेशा कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। ओके, बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो होती है ना सिर्फ अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का इस्तेमाल करती है, इसके अलावा घोंसले का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, जब आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। जब अंडे फूट जाते हैं, अंडे में से बच्चे बाहर निकल जाते हैं और फिर जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, वो उड़ने लायक हो जाते हैं, तो फिर वो अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं।
ओके, बर्ड्स की जो पुतली होती है वो नहीं घूमती, इसलिए उनको पूरा गर्दन हिलाना पड़ता है। ये सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने उसको साइड में लिखा है, और इसको हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, राइट, कि इनकी पुतली नहीं हिलती इसलिए गर्दन को हिलाना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट मैराथन सेशन भी मिल जाए और आपके जो 30 में से 30 मार्क्स है वो इस बार आ ही जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।